Hello everybody, welcome back to my channel Literary Academia. Today we are going to study an essay Sir Roger at Home written by Joseph Addison. His lifespan is from 1672 to 1719. Addison was a writer and a politician. He was an MP, and Joseph Addison founded the Spectator with his friend Richard Steele. स्पेक्टेटर क्या था? द स्पेक्टेटर एक मैगजीन थी, ठीक है। उसको दो लोगों ने मिलकर फाउंड किया था, स्टैब्लिश किया था। कौन? जोसेफ एडिसन और उनके जो फ्रेंड थे रिचर्ड स्टील। दे वर क्लोज फ्रेंड्स। ये दोनों लोगों ने मिलकर द स्पेक्टेटर को फाउंड किया था। द स्पेक्टेटर वॉज अ डेली पब्लिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्पेक्टेटर डेली पब्लिश होता था। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि कौन सा मैगजीन वीकली आता था या थ्राइस इन अ वीक आता था या डेली पब्लिकेशन होता था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पब्लिश्ड फ्रॉम 1711 टू 1712। तो द स्पेक्टेटर कब से कब तक चला? 1711 से 1712 तक चला, ठीक है। द फर्स्ट इशू वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 मार्च 1711। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो द स्पेक्टेटर का जो पहला इशू आया था, पहली बार पब्लिश हुआ था, वो 1 मार्च 1711 को आया था। एंड द लास्ट इशू वाज 6 दिसंबर 1712। तो 6 दिसंबर 1712 को लास्ट इशू आया था द स्पेक्टेटर मैगजीन का। इसमें टोटल पेपर्स कितने थे, टोटल एसेज कितने थे? 555 555 इतने एसेज थे इसमें। ये सीरियल वाइज आते थे, जैसे कि इशू 1, इशू 2, या तो रीड 1, रीड 2, ऐसे नंबरिंग इसकी होती थी। एडिसन रोड 274 ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल तो 555 आए थे एसेज, उसमें दोनों ने लिखे थे। तो किसने कितने लिखे थे? तो जो एडिसन थे, एडिसन ने लिखा था 274 एंड स्टील रोड 236। ओके। द स्पेक्टेटर वॉज रिवाइज्ड। अब जब ये 1 साल तक चला, 1 मार्च 1711 से 6 दिसंबर 1712 तक, फिर ये कुछ टाइम के लिए ये रुक गया, इशू नहीं आते थे, पब्लिकेशन नहीं आते थे। बाद में फिर इस द स्पेक्टेटर मैगजीन को रिवाइज्ड किया गया, ठीक है। कब? 1714 में, 1714, एंड वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई एडिसन ओनली। जब दूसरी बार रिवाइज्ड हुआ तो इसमें सिर्फ एडिसन थे, है ना, सिर्फ एडिसन एसेज लिखते थे। द फर्स्ट इशू केम ऑन 18 जून 1714 में। जब रिवाइज्ड आया द स्पेक्टेटर मैगजीन, तो पहला इशू कब आ रहा है? 18 जनवरी 1714 को आ रहा है, ठीक है। 18 जनवरी, इट्स जून, 18 जून 1714, एंड द लास्ट वन ऑन 20 दिसंबर 20 दिसंबर 1714 को लास्ट वाला आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप लोग देख लीजिए कम टाइम तक चला है ना। इट केम 3 टाइम्स इन अ वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये रिवाइज्ड होके आया तब ये डेली पब्लिश नहीं होता था, ये हफ्ते में 3 दिन पब्लिश होता था। इन द रिवाइज्ड, जो रिवाइव्ड एडिशन था, जो दोबारा शुरू हुआ था, एडिसन रोट 80 एडिशनल एसेज। तो जो पहले के 555 थे, 555, उसमें एडिसन ने सिर्फ 80 एसेज एक्स्ट्रा लिखे थे, जो कि टोटल मिलके हो गए थे 635 एसेज टोटल लिखे गए थे रिवाइज्ड एडिशन को लेके, ठीक है। अब ये तो रहा पब्लिकेशन कब से कब हुआ, इसमें कितने एसेज आए थे, दोनों ने कितने लिखे थे। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। In The Spectator, Edison wrote essays that covered a wide range of topics. जो ये essays आए थे इतने numbers में, तो इसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड थे। लिटरेचर से एसेज थे, सोसाइटी बेस्ड थे, एंड फिलोसफी के भी थे, है ना। तो इनका जो एरिया ऑफ राइटिंग था वो बहुत ब्रॉड था। ही रोट टू मेक फिलोसफिकल आइडियाज मोर एक्सेसिबल and relatable to the general public by bringing them into everyday social settings such as clubs, tea tables and coffee houses. See, ऐसा माना जाता है कि जो फिलोसफी है ये सबके लिए नहीं बनी है, बहुत मिस्टीरियस है, टफ है, तो इसको इंटेलेक्चुअल्स ही पढ़ सकते हैं। बट एडिसन का ये प्रयास था कि जो फिलोसफी है इसको एक्सेसिबल बनाया जाए,
इसको सबके लिए अवेलेबल कराया जाए, रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक, कि आम इंसान भी फिलोसफी को पढ़ सके, समझ सके, इसको इतना इजी बनाया जाए, ब्रिंगिंग देम इनटू एवरीडे सोशल सेटिंग्स। तो ये जो एसेज लिखते थे वो इस तरीके से, उसमें फिलोसफिकल आइडियाज भी उसमें ऐसे होते थे कि जो इनके एसेज पढ़ते थे, चाहे वो क्लब में बैठे हों, टी टेबल्स पे बैठे हों या कॉफी हाउसेस में बैठे हों, अगर कोई इनके एसेज पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिलोसफी से इनडायरेक्टली कनेक्ट होता था, क्योंकि फिलोसफिकल आइडियाज पे ये लोग लिखते थे। तो इनका प्रयास इस तरीके से फिलोसफी को जनरल डोमेन में लाने का था, ठीक है, अपने एसेज के माध्यम से। और इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, मैंने वहां पे रखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आता है, क्वेश्चन पूछता है। द फेमस स्टेटमेंट, यहाँ पे एडिसन कहते हैं, आई शैल बी एम्बिशियस टू हैव इट सेड ऑफ मी। मैं अपने बारे में कहते हुए जरूर एम्बिशियस लगूंगा, दैट कि आई हैव ब्रॉट फिलोसफी आउट ऑफ क्लोजेट्स, कि मैंने फिलोसफी को अलमारियों में से बाहर निकाला है। अब यहाँ पे फिलोसफी को नहीं निकाला गया है, फिलोसफी के बुक्स को, जैसे मान लीजिए क्लोजेट, तो फिलोसफी की जो बुक्स होती हैं बहुत मिस्टीरियस होती हैं, गूढ़ होती हैं, उनको सब नहीं समझ पाते, तो किताबों, अलमारियों में किताबें पड़ी रहती हैं, उनको क्लोजेट से बाहर निकालना, यानी कि उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लाना, पब्लिक डोमेन में लाना। तो ये काम किसने किया है? एडिसन ने किया है, और ये क्लेम भी एडिसन खुद कर रहे हैं। एंड लाइब्रेरीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये कह रहे हैं कि मैं फिलोसफी को, उसके आइडियाज को मैंने अलमारियों से, लाइब्रेरी से, स्कूल्स एंड कॉलेजेस से बाहर निकाला है। टू ड्वेल इन क्लब्स, और उसको कहाँ रखा है? क्लब्स में, असेंबलीज में, टी टेबल्स एंड कॉफी हाउसेस। और मैंने उसको कहाँ पे एक्सेसिबल कराया है? क्लब्स में, असेंबलीज में, टी टेबल्स एंड कॉफी हाउसेस में। वाया हिज एसेज, अपने एसेज के माध्यम से, ऐसा एडिसन क्लेम करते हैं। इज एट्रीब्यूटेड टू जोसेफ एडिसन, और ये माना जाता है कि ये जोसेफ एडिसन ने ही कहा है। जोसेफ एडिसन वॉज एन इंग्लिश एसेइस्ट, ये एक इंग्लिश एसेइस्ट थे, पोएट थे, प्ले राइट थे, हु लिव्ड ड्यूरिंग लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी। तो ये लेट 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी में ये थे। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेक्टेटर, और इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेक्टेटर में ही जाना जाता है, जो कि एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन है। ही को फाउंडेड विथ रिचर्ड स्टील, ये ऊपर भी दिया है, रिपीटेड है ये कॉन्सेप्ट। दिस अप्रोच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलराइजेशन ऑफ इनलाइटनमेंट आइडियाज ड्यूरिंग हिज टाइम। तो ये जो इनका अप्रोच था फिलोसफी को कहाँ लेके आना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बनाना, इससे क्या हुआ कि इनलाइटनमेंट आया समाज में। हिज आइडियाज ड्यूरिंग हिज टाइम, इनके टाइम में एक इनलाइटनमेंट आया जनरल पब्लिक में। अब जो हम टेक्स्ट पढ़ने, जो ऐसे पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा सर रोजर एट होम। ये हमारा ऐसे है ना। यूपीएलटी ग्रेड में 2 एसेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, एक तो सर रोजर एट होम और एक विल विम्बल। तो आज हम पढ़ेंगे सर रोजर एट होम। ये स्पेक्टेटर में 106 नंबर से पब्लिश हुआ था, 106 सीरियल नंबर। तो इसको रीड 106 भी बोलते हैं, इशू 106 या नंबर 106, ये किसी नाम से आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि 106 नंबर पे पब्लिश हुआ था। और ये किस डेट पे पब्लिश हुआ था? 2 जुलाई 1711, 2 जुलाई को 1711 में ये ऐसे पब्लिश होता है। तो ये इंफॉर्मेशन यू विल कीप इन माइंड। नाउ वी विल मूव टू द टेक्स्ट। वी विल सी लाइन बाय लाइन टेक्स्ट, और आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे टेक्स्ट को। Having often received an invitation from my friend Sir Roger de Coverley to pass away a month with him in the country. Having often received, अक्सर मुझे ये इनविटेशन मिलता रहता था फ्रॉम माई फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ली से। मुझे अपने फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ली से हमेशा अक्सर ये इनविटेशन मिलता रहता था कि आओ कभी हमारे यहाँ, एंड टू पास अवे अ मंथ, और 1 महीने रहो, विद हिम, उनके साथ, इन द कंट्री, उनके गांव में। कंट्री यहाँ पे देश नहीं है, यहाँ पे कंट्री क्या है? यहाँ पे कंट्री गांव से रिलेटेड है। ओके। आई लास्ट वीक accompanied him thither, thither यहाँ पे देयर है, देयर है यहाँ पे, ठीक है, THERE। तो लास्ट वीक मैं उनके यहाँ गया, accompanied मतलब साथ दिया, मैं गया वहां पे। and am settled with him for some time at his country house, और मैं यहाँ उनके country house में कुछ टाइम से, for some time, settle हो चुका हूँ, ठीक है। where
I intend to form several of my ensuing speculation. ensuing मतलब होता है आगे आने वाले, और स्पेकुलेशन मतलब जो गेस है, जो विचार, जो मेरे आगे आने वाले जो मेरे विचार इस्टेब्लिश होंगे, बनेंगे। आई इंटेंड टू फॉर्म, तो मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पे आके अब सेटल हो चुका हूँ तो मेरे बहुत सारे विचार बनेंगे। किससे रिलेटेड? ऑब्वियसली अबाउट सर रोजर डी कवर्ली एंड हिज फैमिली। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे स्पेकुलेशन, गैस, विचार, ये सब बनेंगे। अब हमारे जो नैरेटर हैं, नैरेटर कौन है यहाँ पे? एडिसन है। वो कहते हैं, या एडिसन हुए हैं, या तो मिस्टर स्पेक्टेटर हैं, जो कि स्पेक्टेटर के मेन कैरेक्टर हैं और वो माउथ स्पीकर भी हैं। ठीक है, सर रोजर हु इज वेरी वेल अक्वेंटेड विद माई बिहेवियर, जो सर रोजर हैं, जो कि बहुत अच्छे से जानते हैं विद माई ह्यूमर, मेरे ह्यूमर से बहुत परिचित हैं वो। लेट्स मी राइज एंड गो टू बेड व्हेन आई प्लीज, तो मुझे जाने देते हैं, और मतलब वो मैं जब उठूं, राइज मैं जब सो के उठूं या मैं जब सोने जाऊं, जैसा मुझे अच्छा लगता है वो मुझे करने देते हैं। डाइन एट हिज ओन टेबल और इन माई चैम्बर, या तो मैं उनके टेबल पे बैठ के डाइन करूं, खाना खाऊं, या तो मैं अपने चैम्बर में खाना खाऊं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। एज आई थिंक फिट, जैसा मुझे सही लगता है मैं करता हूँ। सिट स्टिल, शांत बैठा रहता हूँ। एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहता। विदाउट बिडिंग मी बी मेरी, और मुझे ये भी नहीं कहा जाता कि आप खुश होइए, मेरे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यानी कि फुल फ्रीडम है, आप जैसे रहना चाहते हैं रहें। ये एक नेचर दिखाता है सर रोजर डी कवर्ली का, कि ही नेवर डिस्टर्ब्स हिज कंपनी। उनके साथ जो लोग भी हैं वो उनको फुल फ्रीडम देते हैं और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ये उनके काम एंड कंपोज्ड नेचर को दर्शाता है। When the gentlemen of the country come to see him, जो जो सभ्य लोग हैं उनके गांव के, कंट्री के, जब उनको देखने आते हैं, he only shows me at a distance, तो वो मुझे भी दिखाते हैं उन लोगों को, लेकिन छुप छुप के। उन लोगों से कहते हैं कि देख लो मेरे फ्रेंड को, लेकिन दूर से दिखाते हैं। एज, जैसा कि आई हैव बीन वॉकिंग इन हिज फील्ड, जब मैं उनके खेतों में टहल रहा होता हूँ। आई हैव ऑब्जर्व देम, मैंने उन लोगों को ऑब्जर्व किया है। किनको? ये जो जेंटलमैन हैं, जो गांव से आए होते हैं सर रोजर डी कवर्ली को देखने, तो मैंने उनको देखा है। स्टीलिंग अ साइट ऑफ मी, मुझे देखते हुए। ओवर एन हेज, किसी झाड़ी के पीछे से छुप छुप के। एंड हैव हर्ड, और मैंने सुना है। द नाइट, यहाँ पे नाइट कौन है? नाइट सर रोजर डी कवर्ली है। तो मैंने सुना है नाइट को या सर रोजर डी कवर्ली को, डिजायरिंग देम, उनसे कहते हुए, नॉट टू लेट मी सी देम, कि वो लोग मुझे ऐसे देखें कि मैं उन्हें देख ना पाऊं कि वो लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपके गांव में आता है, कोई आप कहीं, सपोज कि आप कहीं गए अपने फ्रेंड के यहाँ गेस्ट के तौर पे, और जो उनके गांव के लोग हैं वो आए उनसे मिलने और बोले कि अच्छा आपके फ्रेंड आए हैं, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि हाँ हाँ देख लो वो वहां पे है, बट थोड़ा बच के देखना, वो तुम लोगों को देख ना पाए कि तुम लोग उसको देख रहे हो, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान है। बस यही सीन है, आप लोग इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में, ओके, और बहुत इंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। फॉर दैट आई हेटेड टू बी स्टेयर्ड, और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि मुझे बड़ी नफरत है इस चीज से कि कोई मुझे स्टेयर करे, घूरे, या बहुत ध्यान से कोई मुझे देखे, मुझे ये बात पसंद नहीं है। तो ये बात सरोजर डी कवर्ली को पता है, इसलिए वो लोगों को मतलब मुझे देखने नहीं देते डायरेक्टली। आई एम द मोर एट ईज इन सर रोजर्स फैमिली, जो सर रोजर की जो फैमिली है, मैं वहां पे बड़े आराम से हूँ, मतलब मैं बहुत कंफर्टेबल, एट ईज, कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबली रहता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ सोबर एंड स्टेड पर्सन, क्योंकि उनके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? कंसिस्ट मतलब उनके अंदर कौन कौन फैमिली है? सोबर, सोबर मतलब होता है वेरी काम, कंपोज्ड, शांत, और स्टेड पर्सन, स्टेड मतलब होता है सीरियस। तो उनके घर में जितने भी लोग हैं बड़े शांत हैं, सीरियस हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नैरेटर कह रहा है। फॉर, क्योंकि, एज द नाइट, जो नाइट है, अब यहाँ पे नाइट सरोजा डी कवर्ली के लिए ही आ रहा है, इज द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए है, उनका परिवार इतना शांत है, सीरियस है, इसलिए क्योंकि जो नाइट है वो बेस्ट मास्टर है पूरे संसार में, ऐसा नैरेटर कह रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं एक मास्टर के तौर पे, एक मालिक के तौर पे। He seldom changes his servants,
क्योंकि वो अपने सर्वेंट्स को बहुत कम ही चेंज करते हैं, या तो उनके सर्वेंट्स चेंज नहीं होते। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी इंसान की कि अगर आपके दोस्त, आपके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं, अगर वो आपके यहाँ टिके रहते हैं, इट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी बियरेबल है, आपके का नेचर ऐसा है कि लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड एज ही इज बिलवेड बाई ऑल अबाउट हिम, और जो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। बिलव्ड बाई ऑल, वो सबके द्वारा उनको प्यार किया जाता है। हिज सर्वेंट्स नेवर केयर ऑफ लिविंग हिम, और उनके सर्वेंट्स उनको छोड़ना भी नहीं चाहते कभी। बाई दिस मीन्स, और इस तरीके से हिज डोमेस्टिक्स, डोमेस्टिक्स मतलब जो लोग हैं उनके घर में रह रहे हैं, आर ऑल इन ईयर्स, वो सालों से उनके घर में रह रहे हैं, एंड ग्रोन ओल्ड विद देम देयर मास्टर्स, और वो अपने मास्टर्स के साथ ही बूढ़े हो रहे हैं। अब देखिए, जब वो सालों से रह रहे हैं, इट मीन्स कि जब वो यंग थे तभी इनके घर में एम्प्लॉय हो गए थे, और धीरे धीरे उनकी भी एज बढ़ रही है और मास्टर की भी एज बढ़ रही है, तो अब कोई दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से दोनों एक साथ ही क्या है, लाइफ को जी रहे हैं और मच्योर हो रहे हैं, ओल्ड हो रहे हैं। यू वुड टेक हिज वेलेट डी चैम्बर, वेलेट डी चैम्बर मतलब होता है अ मैन सर्वेंट एज पर्सनल अटेंडेंट, कोई मैन सर्वेंट जो पर्सनली उनको अटेंड करता हो, उनकी चीजों को देख रेख करता हो। यू वुड टेक हिज वेलेट डी चैम्बर, जो उनका पर्सनल सर्वेंट है उसको फॉर हिज ब्रदर, उनके भाई के जैसे है। आपको लगेगा कि उनका जो पर्सनल अटेंडेंट है उनका भाई है, वो इस तरीके से रखते हैं उसको। हिज बटलर, बटलर मतलब होता है भंडारी, जो किचन वगैरह का मैटर देखता हो। तो उनका जो बटलर है इज ग्रे हेडेड, वो क्या है, एक मच्योर व्यक्ति है ना, ग्रे हेडेड, उम्र दराज है, मच्योर व्यक्ति है। हिज ग्रूम इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन। ग्रूम मतलब तो देखिए दूल्हा होता है, बट यहाँ ग्रूम का मतलब एक ये भी होता है घोड़ा चलाने वाला। ठीक है, ग्रूम मतलब घोड़ा चलाने वाला या घोड़े की देखभाल। मेन ये होगा कि घोड़े की देख रेख करने वाला जो व्यक्ति है वो सबसे सीरियस व्यक्ति है जिसको मैंने आज तक देखा है ना, आई हैव एवर सीन। एंड हिज कोचमैन, जो उनके जो टांगा है, जो गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसको जो हाँकने वाला जो व्यक्ति है, हैज द लुक ऑफ प्राइवी काउंसलर, वो इतना सीरियस है कि उसको लगता है कि वो कोई प्राइवी काउंसलर है, यानी कि सीक्रेट एडवाइजर है ना, कोई सीक्रेट मैटर पे एडवाइस देता हो। यू सी द गुडनेस ऑफ द मास्टर इवन इन द ओल्ड हाउस डॉग्स, इतना ही नहीं, आपको मास्टर की जो अच्छाई है, जो गुडनेस है, काइंडनेस है, इवन ओल्ड हाउस डॉग्स में भी दिखेगी। उनके यहाँ पुराने पुराने ओल्ड डॉग्स भी रखे गए हैं। एंड इन अ ग्रे पैड, ग्रे पैड एक काइंड ऑफ डॉग ब्रीड है, डॉग के ब्रीड का एक प्रकार है ग्रे पैड। और जैसा कि ग्रे पैड जो है दैट स्केप, वो रखा गया है इन द स्टेबल, स्टेबल में रखा गया है विद ग्रेट केयर, बहुत देखभाल से, एंड टेंडरनेस, प्यार से। तो जो उनके जो ओल्ड डॉग्स हैं, जो ग्रे पैड है उनका एक ये भी एक डॉग है, उसको भी रखा गया है किस बहुत देखभाल से, प्यार से रखा गया है। किस लिए रखा गया है? आउट ऑफ रिगार्ड टू हिज पास्ट सर्विसेज, पहले पास्ट में उसने सर रोजर डी कवर्ली के साथ इतना वो लॉयल रहा है, उनके लिए काम किया है ना, उनके साथ रहा है कि उसकी जो पास्ट सर्विसेज हैं, एंड सर रोजर डी कवर्ली इज सो इम्प्रेस्ड बाय हिज डॉग सर्विस कि वो अभी भी उसको बहुत प्यार और देखभाल से रख रहे हैं। दो ही हैज बीन यूजलेस फॉर ईयर्स नाउ, फॉर सेवरल ईयर्स, हालांकि जो डॉग्स हैं वो अब बहुत सालों से यूजलेस हैं, बुढ़े हो चुके हैं, बट फिर भी उनको बहुत प्यार से रखा गया है। ये बताता है, इसलिए यही रीजन है कि जो इनके डोमेस्टिक्स हैं, जो इनके घर काम करते हैं, वो अभी तक इनके साथ हैं। क्यों? क्योंकि ये सबकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सर रोजर डी कवर्ली सॉरी, आई कुड नॉट बट ऑब्जर्व विद अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, मैं सिर्फ खुश हो सकता था, जैसा उनके यहाँ का इन्वायरमेंट है उसको देख के मैं सिर्फ खुश हो सकता था। द जॉय that appeared in the countenance of these ancient domestics upon my friend's arrival at his country seat. I could not, मैं कुछ और नहीं कर सकता था सिवाय किसके? Observe with a great deal of pleasure, मैं बड़े great deal of pleasure मतलब great deal of मतलब बहुत ज्यादा खुशी से मैं क्या करता था? ऑब्जर्व करता था। द जॉय, उस खुशी को जो अपीयर होता था, काउंटेनेंसेस मतलब होता है फेस पे,
किसके फेस पे? ऑफ दिस डोमेस्टिक अपॉन माई फ्रेंड्स अराइवल एट हिज कंट्री सीट। जब मेरे फ्रेंड, माई फ्रेंड यहाँ पे कौन है? सर रोजर डी कवर्ली, जब वो अराइव करते थे, आते थे हिज कंट्री सीट, अपने गांव में, तो जो उनके एंशियंट डोमेस्टिक्स हैं, जो उनके ओल्ड जो सर्वेंट्स हैं, वो उनके चेहरे पे, काउंटेनेंसेस, उनके चेहरों पे बहुत खुशी आ जाती थी। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, कुड नॉट रिफ्रेन, अपने आप को रोक नहीं पाते थे, फ्रॉम टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आंसू आने से रोक नहीं पाते थे अपने आप को, एट द साइट ऑफ देयर ओल्ड मास्टर, अपने ओल्ड मास्टर, अपने रोजर डी कवर्ली को देखते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते थे। एवरी वन ऑफ देम प्रेस्ड फॉरवर्ड, उनमें से सभी, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से सभी, प्रेस्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ता था, टू डू समथिंग फॉर हिम, उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। कोई आया घर से, कोई बड़े आते हैं बाहर से, और घर के जितने छोटे हैं वो सब दौड़ पड़ते हैं, कोई उनका बैग लेता है, कोई और सामान लेता है, कोई पानी लाके देता है, कोई चेयर देता है। इस तरीके से उनके सारे जो सर्वेंट्स थे वो सर रोजर डी कवर्ली को रिगार्ड करते थे। एंड सीम्ड डिस्करेज्ड, और वो कभी कभी उदास हो जाते थे, किस लिए? इफ दे वर नॉट एम्प्लॉयड, और अगर उनको कोई काम नहीं मिलता था। सपोज कि सर रोजर डी कवर्ली घर में एंटर करते हैं और उनके हाथ में एक बैग है, 3 सर्वेंट्स उनके तरफ दौड़े उनके सेवा में, एक ही के हाथ में वो बैग दे पाए, 2 इतने रेवरेंस है उनके टुवर्ड्स कि बाकी तो उदास हो गए कि हम तो सर रोजर के किसी काम ही नहीं आए। इतना रेवरेंस, इतना डेडिकेशन, है ना, अभी नहीं देखने को मिलता ये। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम, द गुड ओल्ड नाइट, एडिसन क्या कह रहे हैं सर रोजर को? द गुड ओल्ड नाइट विद अ मिक्सचर ऑफ फादर एंड द मास्टर ऑफ द फैमिली। उसी टाइम सर रोजर डी कवर्ली क्या करते थे? एक फादर और एक मास्टर के भाव के साथ, ठीक है, वो फादर के रोल में भी रहते थे अपने सर्वेंट्स के साथ, और उनके मालिक के तौर पे भी रहते थे। टेम्पर द इंक्वायरीज, वो इंक्वायरी करते थे। आफ्टर हिज ओन अफेयर्स, उनके जाने के बाद जो काम रह गए थे, जितने घर के काम थे जो उनको करने को कहे गए थे, उसके बारे में इंक्वायरी करते थे। with several questions relating to themselves, और उसी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन वो सर्वेंट्स के बारे में भी पूछते थे, उनकी फैमिलीज के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, है ना। अब इससे क्या होता था कि एक इमोशनल अटैचमेंट होता था मास्टर और सर्वेंट्स में। ये बहुत एक अच्छी ट्रिक है, जो अच्छे मास्टर्स होते हैं, जो अच्छे लीडर होते हैं, वो अपने जो उनके अंडर जो काम करते हैं उनको बाय नेम याद करते हैं, बाय नेम बात करते हैं। ऐसे तो जो उनके साथ रहने वाले हैं उनको बहुत वैल्यूड फील होता है ना। दिस ह्यूमैनिटी, और ये जो इंसानियत है, एंड गुड नेचर इंगेजेस एवरीबडी टू हिम, और इस इंसानियत और इस अच्छे व्यवहार की वजह से ही सब लोग उनसे इंगेज हो जाते थे। सो दैट, इसलिए, व्हेन ही इज प्लेजेंट अपॉन एनी ऑफ देम, और इसलिए अगर वो किसी एक से भी हंसी मजाक कर रहे होते थे या बात करके खुश हो रहे होते थे, ऑल हिज फैमिलीज आर इन गुड ह्यूमर, तो घर के पूरे लोग, सारे मेंबर्स, सारे सर्वेंट्स भी खुश हो जाते थे। एंड नन सो मच एज द पर्सन होम ही डाइवर्ट्स हिमसेल्फ विद, और स्पेशली वह व्यक्ति जिससे वो बात कर रहे होते थे, वो तो ज्यादा खुश हो जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता था? इफ ही कफ्स, अगर उनको खांसी आ जाती थी, और बिट्रे एनी इन्फॉर्मिटी ऑफ ओल्ड एज, इन्फॉर्मिटी होती है मतलब होती है कि ओल्ड एज वीकनेस, जब ओल्ड एज में जो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो वीक हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी साइन इनके सर्वेंट्स को दिखता था कि इनके जो मास्टर हैं वो को खांसी आ रही है, या कुछ बीमार जैसे लग रहे हैं, ओल्ड दिख रहे हैं, कोई ऐसी, मान लीजिए कुछ चलने में उनको दिक्कत हो रही है, it is easy for a stander by to observe a secret concern, तो जो भी बगल में खड़ा हो वो एक चीज ऑब्जर्व करता था, सीक्रेट कंसर्न, तो वो ऑब्जर्व करता था कि एक कंसर्न दिखने को मिलता था, द लुक्स ऑफ ऑल हिज सर्वेंट्स, तो उनके सभी सर्वेंट्स थोड़े से चिंतित हो जाते थे, और ये कोई बगल में खड़ा व्यक्ति ये ऑब्जर्व कर सकता था कि जैसे कोई फिजिकल बीमारी, फिजिकल डिफिकल्टी दिखती थी सर रोजर में, उनके सारे सर्वेंट्स दुखी हो जाते थे, है ना। ये बहुत एक अच्छा सीन है और एक बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप मास्टर और सर्वेंट्स में होना चाहिए।
My worthy friend has put me under the particular care of his butler. जो मेरे वर्दी फ्रेंड हैं, द नरेटर इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग हिज फ्रेंड, कि जो मेरे फ्रेंड हैं सरोजा डिकवर्ली, उन्होंने मुझे किसके अंडर रखा हुआ है, किसके केयर के अंडर रखा हुआ है, हिज बटलर, अपने बटलर को स्पेशली मेरे पीछे लगा रखा है, ऐसा हमारे नरेटर साहब कह रहे हैं। हु इज वेरी प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट मतलब होता है इंटेलिजेंट, क्या होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, एंड एज वेल एज द रेस्ट ऑफ हिज फेलो सर्वेंट्स, बाकी जो बटलर है उसके अंडर जितने भी सर्वेंट्स थे वो भी बड़े समझदार थे। वंडरफुली डिजायरस ऑफ प्लीजिंग मी, और वो लोग बहुत इच्छुक थे कि वो लोग मुझे खुश कर सके, है ना, मुझे खुश करने के लिए सारे प्रयास करते थे। बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि दे हैव ऑफन हर्ड, उन लोगों ने अक्सर सुना है, देयर मास्टर, अपने मास्टर को, टॉक ऑफ मी, बात करते हुए मेरे बारे में, एज ऑफ हिज पर्टिकुलर फ्रेंड, अपने खास तौर के खास फ्रेंड के रूप में मुझे कहते हुए सुना है। तो इसलिए उन लोगों को लगता है, वो लोग इतना प्यार करते हैं अपने मास्टर से कि वो अपने मास्टर के बेस्ट फ्रेंड को भी उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही मान सम्मान देना चाहते हैं। माई चीफ कंपेनियन when Sir Rosa is diverting himself in the woods or the fields is very venerable man. मेरा जो चीफ कंपेनियन है, जो अब वहाँ पे जो नरेटर है हमारा, जो मिस्टर स्पेक्टेटर है, वो रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक मेरा चीफ कंपेनियन है, मतलब कि एक मेरा साथी है, यहाँ पे मेरे साथ रह रहा है। वो कब मेरे साथ रहता है, जब सर रोजर इज डाइवर्टिंग, जब वो अपने आप को जंगलों में या खेतों में बिजी रखते हैं, तो मेरे साथ एक मेरा कंपेनियन है, मेरे साथ एक व्यक्ति रहता है, मुझे सर रोजर डी कवर्ली अकेले नहीं छोड़ते। तो जो कंपेनियन है, अब उसके बारे में बात हो रही है कि इज वेरी वेनरेबल मैन, वेनरेबल मतलब होता है रिस्पेक्टेड, क्या होता है, रिस्पेक्टेड, तो वो बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है। हु इज नेवर विथ सर रोजर एंड हु इज एवर विथ सर रोजर, वो सर रोजर के साथ हमेशा रहता है, एंड हैज लिव्ड एट हिज हाउस, और वो उनके घर में रह रहा है, इन द नेचर ऑफ अ चैपलिन, वो एक चैपलिन के रूप में 30 ईयर्स, 30 सालों से सरोजा के घर पे रह रहा है। चैपलिन जो होता है एक पद होता है क्लर्जी का, है ना, रिलेटेड टू चर्च, जो क्लर्जी होते हैं, क्लर्जी से थोड़े नीचे पोस्ट पे ये चैपलिन होते हैं ना, चर्च से ही रिलेटेड होते हैं। तो हैज लिव्ड एट हिज हाउस इन द नेचर ऑफ अ चैपलिन अबव 30 ईयर्स, तो ये जो कंपेनियन है, इसका नाम नहीं आया है, सिर्फ चैपलिन बोला गया है इसको। तो ये जो चैपलिन है 30 साल से रह रहे हैं सर रोजर के घर में। दिस जेंटलमैन, ये जो जेंटलमैन कौन है, मिस्टर चैपलिन, इज अ पर्सन ऑफ गुड सेंस, इनके पास अच्छी समझ है, एंड सम लर्निंग, और ज्ञान भी है, ऑफ अ वेरी रेगुलर लाइफ, रेगुलर लाइफ मतलब डिसिप्लिन्ड लाइफ, और एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, एंड ओब्लाइजिंग कन्वर्सेशन, और क्या करते हैं, ये बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, है ना, ओब्लाइजिंग कन्वर्सेशन, बहुत अच्छी बातें करते हैं। ही हार्टली लव सर रोजर, और ये बहुत सर रोजर को रिगार्ड करते हैं, बहुत मानते हैं, एंड नोज दैट ही इज वेरी मच इन द ओल्ड नाइट्स स्टीम, और इनको पता है कि जो ओल्ड नाइट हैं, सर रोजर हैं, इनकी बहुत स्टीम मतलब रिस्पेक्ट, ये उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। सो दैट ही लिव्स इन द फैमिली, और इसलिए वो इतना इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनको इतना मानते हैं सर रोजर डी कैवर्ली चैपलिन को, कि सर रोजर के घर में जो चैपलिन है वो उनके फैमिली के जैसे रहते हैं। बल्कि इसलिए ऐसा नहीं रहते जैसे कि कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा व्यक्ति जो उन पे डिपेंडेंट हो, इस रूप में नहीं रहते, वो एक फैमिली के तौर पे रहते हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि इतना आप लोगों को पता हो। यहाँ पे ओब्लाइजिंग का मतलब होता है कि पोलाइट टॉक, प्लीजेंट टॉक, अच्छी बातचीत, ओके, कॉन्वर्सेशन। I have observed in several of my papers, ठीक है, that my friend Sir Roser, amidst all his qualities, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो मेरे फ्रेंड हैं सर रोजर, कैसे हैं,
amidst all his good qualities, जितनी भी उनके अंदर good qualities हैं, is something of an humorist. वो humorist भी हैं, उनका humor बहुत अच्छा है, ठीक है. And that his virtues, और जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो good qualities हैं, as well as imperfection, जो उनकी bad qualities हैं, जो good qualities हैं और जो bad qualities हैं, are tinged by a certain extravagance. उसमें थोड़ा सा क्या है, exaggeration है, इनके अंदर क्या है, थोड़ा सा exaggeration की आदत है. tinged मतलब होता है टच. किस चीज का टच है, किस चीज का टच है, एग्जैजरेशन का टच है, ठीक है. विच मेक देम पर्टिकुलरली हिज, जो उनको यूनिक, जो उनकी ही आदत है, कुछ एग्जैजरेशन की जो हैबिट है वो सिर्फ उनकी है, इस तरीके से वो यूनिक पर्सनालिटी हो जाते हैं, या जो उनकी हैबिट है वो यूनिक हो जाती है. एंड डिस्टिंग्विशेस, और वो अलग करती है अपने आप को, उनकी जो हैबिट्स हैं वो अलग करती हैं फ्रॉम दोज ऑफ अदर, औरों से, ठीक है, जो और व्यक्ति हैं उनसे वो अलग हैं, वो पर्टिकुलर हैं. किस लिए, क्योंकि उनकी जो कुछ हैबिट्स हैं गुड बैड क्वालिटीज में थोड़ा सा क्या है, एग्जैजरेशन की हैबिट है. दिस कास्ट ऑफ माइंड, ये जो विचार है, एज इट इज जनरली वेरी इनोसेंट इन इटसेल्फ, हालांकि ये बहुत मतलब सिंपल सी बात है, इनोसेंट बात है. सो इट रेंडर्स इट्स हिज कन्वर्सेशन हाईली अग्रीएबल, हालांकि रेंडर्स मतलब बना देना, ये बनाता है, ये जो एग्जैजरेशन वाली जो बात है ये हार्मलेस है, ये कोई हार्म नहीं करता किसी को, इनोसेंट है, ये जो हैबिट है उनकी वो इनोसेंट है. और क्या करता है, उनकी बातचीत को, कन्वर्सेशन को हाईली अग्रीएबल, एक्सेप्टेबल बनाता है, लोग उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं. एंड मोर डिलाइटफुल, और बहुत खुशनुमा माहौल बनता है, देन द सेम डिग्री ऑफ सेंस, उसके बजाय किसके कंपैरिजन में ज्यादा अग्रीएबल है, उनके सेंस एंड वर्च्यू वुड अपीयर इन देयर कॉमन एंड ऑर्डिनरी कलर्स, जो कॉमन और ऑर्डिनरी लोग हैं उनके तुलना में इनकी जो कन्वर्सेशन है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है. क्यों, क्योंकि इनकी जो एग्जैजरेशन की हैबिट है वो हार्मलेस है, किसी को हार्म नहीं करती. एज आई वॉज वॉकिंग विद हिम लास्ट नाइट, जैसा जब मैं उनके साथ पिछली रात को टहल रहा था, ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, हाउ आई लाइक्ड द गुड मैन whom I have just now mentioned, उन्होंने पूछा उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से मेंशन किया, यानी कि चैपलिन के बारे में सर रोजर ने नैरेटर से पूछा कि क्या ख्याल है आपका, कैसा व्यक्ति है वो. एंड विदाउट स्टेइंग फॉर माई आंसर, और हालांकि वो मेरे आंसर के लिए नहीं रुके, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा बट खुद आंसर करने लगे, और उन्होंने मुझसे बताया, टोल्ड मी दैट ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग इंसल्टेड, कि उनको एक टाइम था जब उनको बहुत डर था इंसल्ट होने से, कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी. लैटिन एंड ग्रीक, क्योंकि उनको लैटिन और ग्रीक नहीं पता था, तो उनको लगता था कि कोई आएगा और उनको लैटिन और ग्रीक में इंसल्ट करके चला जाएगा उनके ही टेबल पे. इसलिए उन्होंने क्या किया, फॉर विच रीजन ही डिजायर्ड अ पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ हिज एट द यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपने एक फ्रेंड से बोला, यूनिवर्सिटी के अपने एक फ्रेंड से क्या बोला, तो फाइंड हिम, उन्होंने उससे बोला कि मेरे लिए ढूंढो, किसको, आउट अ क्लर्जीमैन, मेरे लिए क्लर्जीमैन ढूंढो, रादर ऑफ अ प्लेन सेंस, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, किसके बजाय, लर्निंग, कि उसके पास बहुत स्कॉलरली नॉलेज ना हो, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, क्योंकि बहुत स्कॉलरली नॉलेज होगा तो वो फिर मेरा मजाक उड़ाएगा मेरे ग्रीक और लैटिन का, जो कि मुझे नहीं आता है ना. ऑफ अ गुड से एस्पेक्ट, उसकी जो पर्सनालिटी हो वो अच्छी हो, क्लियर वॉइस हो, सोशेबल टेम्पर हो, उसका जो विचार हो वो सामाजिक हो, एंड इफ पॉसिबल, और अगर संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो एक ऐसा व्यक्ति दैट अंडरस्टूड अ लिटिल ऑफ बैकगैमन, अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो थोड़ा बहुत बैकगैमन जानता है, तब तो ये चेरी ऑन द केक हो जाएगा. बैकगैमन मतलब होता है ये एक गेम है ना, बोर्ड गेम, अ टाइप ऑफ बोर्ड गेम, ये है क्या है, टाइप ऑफ बोर्ड गेम. तो उन्होंने कहा कि ये सारी क्वालिटीज चाहिए, अच्छी वॉइस हो, सोशल टेम्पर हो, गुड एस्पेक्ट का हो, लेकिन थोड़ा बहुत बैकगैमन जानता रहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों बैकगैमन खेलेंगे, है ना. तो ये इन्होंने एक रिक्वायरमेंट
दिया अपनी यूनिवर्सिटी के एक फ्रेंड को और बोला कि एक कोई क्लर्जीमैन ढूंढ दो, मैं कोई स्कॉलर क्लर्जीमैन नहीं लेके आना चाहता जो कि मेरा मजाक उड़ाए। ऐसा वो नरेटर को बता रहे हैं। और अब उनकी बात को कोट किया गया है। अब यहाँ पे सरोजर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? सरोजर। माई फ्रेंड से सरोजर। सरोजर शुरू करते हैं बोलने, कहते हैं माई फ्रेंड फाउंड मी। और जब मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि इस क्वालिटीज का एक क्लर्जीमैन मुझे ढूंढ दो, तो उसने मुझे ढूंढ के दिया। दिस जेंटलमैन, तो जिस जेंटलमैन के साथ आप रह रहे हैं, नरेटर से बोल रहे हैं सरोजर, इसी जेंटलमैन को मेरे फ्रेंड ने ढूंढ के दिया। हु, जो बिसाइड्स द इंडोवमेंट्स रिक्वायर्ड ऑफ हिम। इंडोवमेंट्स मतलब होता है क्वालिटीज, कि उन क्वालिटीज के अलावा जो कि एक क्लर्जी मैन की रिक्वायरमेंट है या जो क्वालिटीज मैंने बोली थी उसके अलावा भी बहुत कुछ है। इंडोवमेंट क्वालिटीज जो कि रिक्वायर्ड थी उनमें, जो मैंने बोली थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, उसके अलावा हु इज, वो हैं, क्या है? दे टेल मी, लोग मुझे बताते हैं, अ गुड स्कॉलर, वो सारी चीजें तो हैं ही वो, लेकिन वो गुड स्कॉलर भी हैं। दो ही डज नॉट शो मी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपना स्कॉलरली नॉलेज मुझे नहीं दिखाते, यानी कि मेरी इंसल्ट नहीं करते, इसलिए सरोजर तारीफ भी कर रहे हैं। आई हैव गिवन हिम द पार्सनेज ऑफ द पैरिश। पैरिश मतलब होता है गांव का जो चर्च है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, पैरिश मतलब सॉरी गांव को ही बोलते हैं जो छोटा मोहल्ला होता है। तो बोले कि जो बगल का जो मोहल्ला है, मैंने उसमें उनको क्लर्जी बना दिया है ना, मैंने उनको क्लर्जी मैन का पोस्ट दे दिया है। एंड बिकॉज आई नो हिज वैल्यू, और इसलिए क्योंकि मैं उनकी वैल्यू जानता हूँ कि वो बहुत क्वालिफाइड हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास, हैव सेटल्ड अपॉन हिम अ गुड एन्युटी फॉर लाइफ। एन्युटी मतलब होता है इनकम, और मैंने उनको एक फिक्स्ड इनकम भी देना शुरू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं उनकी वैल्यू जानता हूँ। इफ ही आउटलिव्स मी, अगर वो मेरे बाद भी जिंदा रहते हैं, ठीक है, अगर वो मेरे बाद भी जिंदा रहते हैं, he shall find that he was higher in my esteem, तो उन्हें पता चलेगा कि he was higher in my esteem, कि मेरे पास उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था, than perhaps he thinks he is, जितना कि उनको अभी पता है कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये उनको पता चलेगा। he has now been with me 30 years, वो मेरे साथ 30 साल से हैं। and though he does not know I have taken notice of it, और उनको पता नहीं है कि मैंने इस बात को नोटिस किया है या ध्यान दिया है, has never in all that time asked about anything of me for himself, उन्होंने इन 30 सालों में अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। दो, हालांकि ही इज एवरी डे सॉलिसिटिंग, सॉलिसिटिंग मतलब होता है एडवोकेटिंग, किसी की सिफारिश करना, है ना, एडवोकेटिंग, ये ए है ना, एडवोकेटिंग। हालांकि वो हर दिन कुछ ना कुछ सिफारिश करते रहते हैं किसी न किसी के लिए, फॉर समथिंग इन बिहाफ ऑफ वन और अदर ऑफ माई टेनेंट्स, जो मेरे अंडर रहते हैं लोग हैं, जो मेरे पेरिशनर्स में जो है, मेरे गांव में जो लोग हैं, उनके बिहाफ से कुछ ना कुछ वो उनके लिए एडवोकेट करते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं मांगते। देयर हैज नॉट बीन अ लॉ सूट इन द पैरिश सिंस ही हैज लिव्ड अमॉन्ग देम, जब से वो इस पैरिश में रह रहे हैं एक क्लर्जी के तौर पे, तब से कोई भी लीगल इशू नहीं हुआ है। लॉ सूट मतलब लीगल प्रॉब्लम कोई भी नहीं हुई है। इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस, और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है, दे अप्लाई देमसेल्व्स टू हिम, तो वो लोग अपने आप उनके पास जाते हैं फॉर द डिसीजन, और उन्हीं के डिसीजन को मान लेते हैं। इफ दे डू नॉट एक्वियस इन हिज जजमेंट, एक्वियस मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, अगर उन लोगों को उनके जजमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, which I think never happened above once or twice at most, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये एक या दो बार से अधिक बार हुआ है कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उनके जजमेंट से, दे अपील टू मी, तो वो लोग मेरे पास आते हैं। at his first settling with me, जब वो मेरे साथ पहली बार आए, I made him a present, मैंने उनको गिफ्ट किया, क्या किया, of all good sermons, मैंने
सभी अच्छे sermons जितने which have been printed in English, इंग्लिश में जितने भी अच्छे sermons लिखे गए हैं मैंने उनको गिफ्ट कर दिया. ओके, एंड ओनली बेग्ड ऑफ मी, और मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की, बेग्ड मतलब रिक्वेस्ट की, दैट एवरी संडे बी वुड प्रोनाउंस वन ऑफ देम इन द पल्पिट, कि एवरी संडे, हर एक संडे को वो एक सरमन पढ़ें, प्रोनाउंस करें ऑन इन द पल्पिट. पल्पिट वो होता है जब कोई सभागार है, नीचे बैठने की व्यवस्था है पब्लिक के लिए, और जो स्पीकर है उसके लिए एक ऊंचा सिंहासन टाइप का बना दिया जाता है जिससे स्पीकर बैठ के कथावाचक, कथा कहते हैं उसको, बोलते हैं पल्पिट. तो उन्होंने बोला सर रोजर ने कि ये आप सरमन्स लीजिए, आप इसको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, और हर संडे को एक सरमन आपको सुनाना है पल्पिट पे. अकॉर्डिंगली, उसी जैसे मैंने कहा वैसे ही he has digested them into such a series, उन्होंने उसको ऐसे याद किया है. डाइजेस्टेड कहते हैं बेकन कहते हैं च्यू एंड डाइजेस्टेड, उसको एकदम अच्छे से पढ़ के डाइजेस्ट कर लेना, कि कोई नींद से भी उठा के बोले तो आप सुना दें, सीरीज में, लाइन से, नंबर से. तो ही हैज डाइजेस्टेड, उन्होंने ऐसे उसको पढ़ा है, याद किया है सीरीज से, लाइन से, दैट दे फॉलो वन अनदर नेचुरली, कि एक के बाद एक नेचुरली आता है, अब उनको एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता. एंड मेक कंटिन्यूड सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल डिविनिटी, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन नॉलेज की एक लाइन लग जाती है, एक सिस्टम में इस पे वो टीच कर देते हैं. प्रैक्टिकल क्रिश्चियन मोरालिटी पे, डिविनिटी पे वो लेक्चर देते हैं, नेचुरली निकलता है क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उसको याद कर लिया है. एज सर रोजर वॉज गोइंग ऑन इन हिज स्टोरी, ठीक है, जैसे कि सर रोजर अपनी स्टोरी बता रहे थे चैपलिन के बारे में, द जेंटलमैन वी वर टॉकिंग, तो वही व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो कि चैपलिन है, केम अप टू अस, वो हमारे पास आते हुए दिखे, वो आए हमारे पास. एंड अपॉन द नाइट्स आस्किंग हिम, और जब नाइट जो थे यानी कि सर रोजर, जब उनसे पूछते हैं हु प्रीच्ड टुमारो, कि कल कौन प्रीच करने वाला है. क्यों? क्योंकि इट वॉज सैटरडे नाइट, जिस दिन ये लोग बात कर रहे हैं वो सैटरडे नाइट है, संडे को प्रीच होता है, तो पूछ रहे हैं कि कल कौन प्रीच करेगा. चैपलिन से पूछा सर रोजर ने. टोल्ड अस, तो चैपलिन ने क्या बताया, द बिशप ऑफ सेंट एसफ इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में तो प्रीच करेंगे द बिशप ऑफ सेंट एसफ, एंड डॉक्टर साउथ कब करेंगे प्रीच, इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में डॉक्टर साउथ करेंगे. He then showed us his list of preachers for the whole year, और इतना ही नहीं, जो चैपलिन थे उन्होंने एक पूरी लिस्ट दिखाई प्रीचर्स की जो पूरे साल प्रीच करने वाले थे पेरिश में. Where I saw with a great deal of pleasure, जहां पे मैंने देखा, खुशी से देखा, आर्क बिशप टिलोटसन, बिशप साउंडरसन, डॉक्टर बैरो, डॉक्टर कैलमी, विद सेवरल लिविंग ऑथर्स, और इनके साथ बहुत सारे जो जीवित ऑथर्स थे, हु हैव पब्लिश्ड डिस्कोर्सेस ऑफ प्रैक्टिकल डिविनिटी, जो बहुत सारे ऐसे जो लिविंग राइटर्स थे, ऑथर्स थे, जिन्होंने लिखा है, पब्लिश किया है सरमन्स को, किस चीज पे, प्रैक्टिकल डिविनिटी, क्रिश्चियन मोरालिटी पे. आई नो सूनर सॉ द वेनरेबल मैन इन द पल्पिट, और जब मैंने देखा, वेनरेबल मैंने बताया था रिस्पेक्टेड, जब मैंने उस रिस्पेक्टेड व्यक्ति को पल्पिट पे देखा, मतलब वो सिंहासन जो भी बना था उस पे मैंने जब उनको प्रीच करते देखा, बट आई वेरी मच अप्रूव्ड ऑफ माई फ्रेंड्स इंसिस्टिंग, तब मैंने अपने फ्रेंड के कहे को अप्रूव किया, अपॉन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुड एस्पेक्ट्स, जो वो मुझसे बता रहे थे कि चैपलिन में गुड एस्पेक्ट्स है, क्लियर वॉइस है, ये सब मैंने देखा और मैंने अप्रूव किया कि हाँ ये वाकई में चीजें थी उनके में. क्योंकि फॉर आई वॉज सो चार्म्ड, मैं बहुत मेस्मराइज्ड हो गया था, विद द ग्रेसफुलनेस, उनके अंदर जो भव्यता थी, जो ग्रेसफुलनेस थी, ऑफ हिज फिगर, उनके फिगर, उनके जो पर्सनालिटी में जो ग्रेसफुलनेस थी, और जिस हिसाब से वो डिलीवर कर रहे थे, सरमन को बोल रहे थे, मैं मेस्मराइज्ड हो गया था. एज वेल एज द डिस्कोर्सेज ही प्रोनाउंस, और जैसे जैसे वो उन सरमन्स को बोल रहे थे, डिस्कोर्सेज मतलब यहाँ पे सरमन से मतलब है, डिस्कोर्सेज का मतलब होता है बातचीत, लेकिन यहाँ पे बातचीत मतलब क्या है, सरमन है, प्रोनाउंस मतलब डिलीवर किया गया. दैट आई थिंक, कि उन्होंने इस तरीके से डिस्कोर्स दिया, इस तरीके से उन्होंने सरमन दिया, प्रीच किया,
कि मुझे लगता है, आई थिंक आई नेवर पास्ट एनी टाइम, कि मैंने कभी ऐसा समय व्यतीत नहीं किया है, मोर टू माई सेटिस्फैक्शन, कभी मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ, कोई भी समय इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है जितना कि उस वक्त मुझे लग रहा था। अ सरमन रिपीटेड आफ्टर हिज मैनर, जिस तरीके से एक सरमन रिपीट हो रहा था, अ सरमन रिपीटेड आफ्टर दिस मैनर, अगर कोई सरमन इस तरीके से बोला जाए, जिस तरीके से, जिस इलोक्वेंट तरीके से वो बोल रहे थे, इज लाइक, वो ऐसे ही है जैसे कि कोई कंपोजिशन, किसी पोएट की लिखी कोई पोएट्री, कोई बात, कोई लिखी कोई कंपोजिशन इन द माउथ ऑफ अ ग्रेसफुल एक्टर, कोई बहुत बढ़िया एक्टर, मेथड एक्टर, किसी बहुत बढ़िया लिखे पोएट की पोएट्री को बोल रहा हो, वो और चार चांद लग जाती है उसमें, और अच्छा एक्सपीरियंस आता है, और बढ़िया इसेंस निकल के आता है। वैसा ही लग रहा था कि अच्छे सरमन जो कि चुन चुन के सर रोजर डी कवर्ली ने दिए थे, और उसको और उन सरमन्स को चैपलिन इतने ग्रेसफुलनेस के साथ बोलते थे कि ऐसा लगता था कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आई कुड हार्टली विश, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि है दैट मोर ऑफ आवर कंट्री क्लर्जी वुड फॉलो दिस एग्जाम्पल, कि जो हमारे कंट्री के जो क्लर्जी हैं वो इस एग्जाम्पल को फॉलो करें, मैं चाहता हूँ। एंड इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग, और बजाय इसके अपनी एनर्जी को वेस्ट किए, देयर स्पिरिट्स इन लेबोरियस कॉम्पोजिशन, मुश्किल से जो वो सरमन्स लिखते थे अपने खुद से मेहनत लगा के, टाइम लगा के, उसको ना करें, वो सर रोजर डी कवर्ली के एग्जाम्पल को फॉलो करें। यहाँ पे जो राइटर है वो थोड़े सरकास्टिक भी हो रहे हैं, है ना, कि कैसे शॉर्टकट से भी काम निकाला जा रहा है, जो क्लर्जी है वो कैसे शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, एक तरीके से फ्रेंड के माध्यम से ही ये सटायर है। वुड इंडेवर आफ्टर अ हैंडसम इलोक्वेशन, और ये कहते हैं कि उन लोगों को इंडेवर, प्रयास करना चाहिए, आफ्टर अ हैंडसम इलोक्वेशन, कि उनके अंदर एक अच्छी स्पीकिंग स्किल आ जाए, ओरेशन स्किल आ जाए, इसका प्रयास करना चाहिए, ना कि बैठ के कॉम्पोजिशन लिखना चाहिए। कॉम्पोजिशन तो आपको कहीं से मिल जा रहा है, ये सरकाजम है। एंड ऑल दोज अदर टैलेंट्स, और बाकी स्किल को भी हासिल कीजिए, उसको एक्वायर करने का प्रयास कीजिए, दैट आर, जो कि प्रॉपर टू इनफोर्स, जो कि जरूरत है, जो कि यूज होंगे इनफोर्स हासिल करने के लिए, व्हाट हैज बीन पेन्ड बाय ग्रेटर मास्टर, जो कि ग्रेटर मास्टर, जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पेन्ड बाय मतलब जो लिखे गए हैं, उसको बोलने में जो स्किल की जरूरत पड़ेगी, उसको प्रेजेंट करने में जिस स्किल की जरूरत पड़ेगी, आप उस स्किल को अक्वायर करने की कोशिश करिए, ना कि मेहनत लगाइए लिखने में। सरकाजम है, ओके। दिस वुड नॉट ओनली बी मोर इजी टू देमसेल्फ, ये सिर्फ उनके लिए आसान नहीं है, बल्कि बट मोर एडिफाइंग टू द पीपल, बल्कि ये जो जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, जो कॉमन मैन है, उनके लिए भी हेल्पफुल, एडिफाइंग मतलब हेल्पफुल एंड इंस्ट्रक्टिव है, वो हमारे लिए भी इंस्ट्रक्टिव है। ये कहने का तरीका है कि जो क्लर्जी हैं वो मेहनत से लिखते हैं, बट ढंग का कुछ नहीं लिखते, कुछ अच्छा नहीं लिखते, तो सरकाजम कर रहे हैं एडिसन कि ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाते तो एटलीस्ट बुरा कंपोजिशन करके हमें डिस्टर्ब भी मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप स्किल सीखिए और आप कॉपी कर लीजिए अच्छे मास्टर्स जिन्होंने लिखा है, और आप उसी को सुनाइए, वो बल्कि वो उसको सुन के हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ सर रोजर एट होम। एक पॉइंट आप इसमें जरूर लिखेंगे, इसका जो प्रीफेस है, इस एसे का जो प्रीफेस है, प्रीफेस कहाँ से लिया गया है, होरेस से लिया गया है, होरेस के एक वर्क से लिया गया है प्रीफेस, ये नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।